इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई एक वीडियो की लिंक के बाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया है। उस चैप्टर को देखने के बाद आप इसमें दिए गए क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दीप एजुकेशन। दिस इज़ आर्यन शाक्या एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीवियस चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने आपको उस वाली वीडियो में नहीं बताए थे, जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई थी इस चैप्टर के लिए, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें मैंने आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, आप इस फिगर को देखिए, इस फोटो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए या कोशिश कीजिए। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं जिन प्रोसेस में हीट निकलती है। एक्सो का मतलब निकलना होता है, और ऐसी प्रोसेस जिन प्रोसेस के होते वक्त हीट का इवोल्यूशन होता है, उन सभी प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और बात रही एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो वहाँ उल्टा होता है, वहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है, तो वहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको ठीक से सारे समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसाइडर एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है, कभी कभी टीचर्स भी इसके बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक भी है और इसमें एक कंसेप्ट है दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नीचे देख पा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, जहाँ पर एनर्जी का एवोल्यूशन होता है या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी निकलती है। उन सभी प्रोसेसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्यों है एक्सोथर्मिक, वो आपको क्लियर हो गया आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकलती है। अब आप लोग पूछोगे एनर्जी कैसे निकलती है। हम लोग रेस्पायर करते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, हम सोचते हैं। अगर आप 30 मिनट के लिए अपना रेस्पिरेशन रोक दो, आपको अपने शरीर में चीज़ों की कमी लगने लगेगी। वो चीज़ों की कमी क्यों होगी, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी। ऑक्सीजन हमें एनर्जी देता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन वॉट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं आंसर बोल रहा हूँ, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये था कि किस बेसिस पर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बोलते हैं। तो मैंने आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था जहाँ पर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। वही यहाँ आंसर में लिखा हुआ है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक रिएक्शन में एक एलिमेंट तो होगा नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स ही होंगे, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये टेस्ट में मेरे आया था, मुझे याद है अभी भी, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स केमिकली एक्चुअली ये रिएक्शन, एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है, तो केमिकली ही बात होगी यहाँ। व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। बकेट माने टोकरी होती है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्विक लाइम क्या होता है। आप लोगों को क्विक लाइम का अगर फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ, डैट इज़ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को इट्स कैल्शियम ऑक्साइड का एक कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, हम उसको क्विक लाइम कह के बुलाते हैं। ठीक है, और एक बाल्टी रखी हुई है या फिर आप एक टोकरी बोल सकते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्विक लाइम को हमने उसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा, यही ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर पे कभी भी वो देसी वाली पुताई हुई है, जिसे मार्केट से ख़रीद के लाने पड़ता है, जिसमें पत्थर से होते हैं, जिसे पानी में भिगोना पड़ता है। वो जो पत्थर से होते हैं जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, वही क्विक लाइम होता है, डैट इज़ CaO। ठीक है, उसको आपने देखा होगा जब हम उसे पानी में डालते हैं तो थोड़े से झाग से निकलते हैं, झाग निकलने लगते हैं, गैस निकलने लगती है, थोड़ा हीट आने लगती है ना। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें।
इससे आपके माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैंने आपको बताया CaO क्या होता है, क्विकलाइम होता है, वही जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। और जब हम उसे वाटर में ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, कैल्शियम जो होता है वो H2O, वाटर का जो फॉर्मूला होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, उससे रिएक्शन करता है और वो कंपाउंड बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो वो चीज़ बन जाता है, मतलब क्या बन जाती है, CaOH का होल ट्वाइस, और उसी से हम पुताई करते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो क्वेश्चन है यहाँ, आंसर है यहाँ का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ साफ साफ लिखा है कि व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स स्लैग्ड लाइम। मैंने आपको बताया CaOH का होल ट्वाइस को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मैंने आपको बोला तो थोड़े से बुलबुले निकलते हैं, थोड़ी गैस टाइप में। वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि उस बकेट में, आप जिस बकेट में वो काम कर रहे हैं मिलाने का, उस बकेट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो हीट उस वाटर को एवापोरेट करने लगती है, जिससे उसमें बुलबुले या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ी सी स्टीम दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ बकेट। वो ऑब्वियसली ये तो बात ही है, जब वहाँ हीट निकलेगी तो राइज इन टेम्परेचर तो होगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये आपकी NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसके आंसर पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो मैग्नीशियम होता है ना वो स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, मतलब एक छोटे छोटे स्ट्रिप की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको जलाने से पहले हम उसे साफ़ क्यों करते हैं, किस में जलाने से पहले, एयर में जलाने से पहले। तो ये क्वेश्चन हमसे उन्होंने पूछा है। तो मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसे क्लीन इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम उसे रख देते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, CO, O2 और भी बहुत सारी गैसेस हैं, उनसे रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, दैट इज़ कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है उस रिबन के ऊपर। अगर हम उसे जलाएंगे ना तो ये डेंजरस भी हो सकता है और हो सकता है जले ही ना। ठीक है, तो उस लेयर को, उस प्रोटेक्टेड लेयर को उस प्रोटेक्टेड लेयर को हटाने के लिए हम उसे साफ़ करते हैं ताकि हम उसे आराम से जला पाएँ। तो अब आंसर देखते हैं। आंसर लिखा है मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स surface. I think it is clear now. Okay, let's move ahead and question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ ट्रू फॉल्स। सो मेरी नज़र में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नीचे केमिकल इक्वेशन दे रखा है और ये पूछ रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन में क्या गलत है, एंड नीचे इन्होंने ये भी लिख रखा है कि करेक्ट एंड बैलेंस इट, मतलब उसे सही करो और उसके बाद इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, तो पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज़ Mg+O गिव्स आउट MgO। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि पहले तो उन्होंने बोला कि इसमें गलत क्या है, तो गलत तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर O और Mg की रिएक्शन हो रही है और हमें MgO मिल रहा है। लेकिन आपको पता है क्या, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन भी मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है। आपने कभी हाइड्रोजन को H लिखा हुआ देखा किसी रिएक्शन में? मैंने तो हमेशा H2 और O2 लिखा हुआ देखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन लोगों को अपनी ऑक्टेट पूरी करनी होती है, इसलिए हमेशा ग्रुप में रहते हैं, कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर में यही लिखा है, ऑक्सीजन शुड बी इन मॉलिकुलर फॉर्म दैट इज O2। ठीक है, तो गलती हमने पता लगा ली। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो आप इधर आराम से साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इस साइड पर अगर हम O2 कर देंगे तो रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन 1 ही है। क्या बैलेंस है, क्या नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, MgO के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, इधर O2 है, उधर भी O2 है। ठीक है, उधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए ऑक्सीजन। अब लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गए इधर, लेकिन उधर तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो फिर तो हम क्या करते हैं, उधर भी 2 लगा देते हैं।
अब अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इधर मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो, और प्रोडक्ट साइड पर भी मैग्नीशियम दो और ऑक्सीजन दो, तो फिर ये जो रिएक्शन है वो अच्छी तरीके से बैलेंस हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको चैप्टर में थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ में, और सब्सक्राइब करने बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में थोड़ी मेहनत